नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर से, और जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स। हम रेगुलर आईवीएफ करते हैं। मेरी वाइफ डॉक्टर रिंकू बैनर्जी और बेटी ईशानी बैनर्जी बहुत अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। हम रेगुलर ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग और एमनियोसेंटेसिस, कोरियन विलस सैम्पलिंग सब करते हैं। और ये जो वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विथ यूट्यूब कमेंट सेक्शन से, देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ गो अहेड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ओलिगोहाइड्रेमियोस का क्या कारण होता है? बेसिकली ओलिगोहाइड्रेमियोस होता क्या है? ओलिगोहाइड्रेमियोस का मतलब ये होता है कि जो ओलिगो का मतलब होता है लेस, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और एमनियन मतलब होता है जो गर्भ का भीतर जो झिल्ली रहती है। तो इसके भीतर जो बच्चा है, बच्चे के चारों तरफ एक लिक्विड बना रहता है जिसके अंदर बच्चा हिलता डुलता रहता है, उसकी ग्रोथ होती है, और ये एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। ये पानी जो है, इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड पहले 4 महीने में या 3.5 महीने में इसके स्किन से बनती है, और कुछ यहाँ से भी रिश्ता है मदर की तरफ से। बट 4 महीने के बाद में इसकी जो यूरिन होती है उसका वो इकट्ठा होता है, और ये इसके भीतर भी जाता है, लंग्स में भी जाता है, उससे लंग्स मैच्योर होते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है ताकि इसके चारों तरफ एक लिक्विड बना रहे। इस लिक्विड को हम नापते हैं डीप पॉकेट से अल्ट्रासाउंड में। ये मोर देन 2 सेंटीमीटर होना चाहिए 5 से 7 महीने के बाद। अब यदि ये लिक्विड कम है तो इसके चारों तरफ बनने वाला लिक्विड जो यूरिन से बनता है, उस यूरिन बनाने में कमी हो गई। प्रेगनेंसी की शुरुआत में 16-17 हफ्ते में यदि ये पानी एकदम कम हो गया और इसके चारों तरफ चिपक गया यूट्रस, तो किडनी में प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि यूरिन बनना स्टार्ट नहीं हुआ। और यही चीज़ यदि पानी कम होता है, प्रेगनेंसी के आखिरी पार्ट में होती है, 7वें 8वें महीने में, 9वें महीने में, तो जब बच्चे को खाना नहीं मिलता अच्छे से प्लेसेंटा के थ्रू मदर से, तो भी यूरिन बनना कम हो जाता है, तब भी उसमें ओलिगोहाइड्रेमियोस होता है। तो ओलिगोहाइड्रेमियोस किस समय पे हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे में कई बार जेनेटिक डिफेक्ट होने के कारण भी ओलिगोहाइड्रेमियोस होता है। ओलिगोहाइड्रेमियोस को जांचना और उसको देखना थोड़ा मुश्किल काम होता है, थोड़ा सब्जेक्टिव भी होता है, पर अल्ट्रासाउंड बहुत मदद करता है। वाइफ सिकल सेल ट्रेट है, हस्बैंड नॉर्मल, क्या करना चाहिए? वाइफ यदि सिकल सेल ट्रेट है, मतलब वाइफ AS है और हस्बैंड AA है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चा होगा वो AS बनेगा, दैट इज कैरियर जैसी वाइफ है। तो इसको लेकर टेंशन नहीं करना चाहिए। डुअल मार्कर में हाई रिस्क आया तो क्या NIPT सही रहेगा या एमनियोसेंटेसिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरा सिंपल से एक आंसर होता है कि यदि डबल मार्कर या डुअल मार्कर में हाई रिस्क आया है, तो क्या आप NIPT के रिजल्ट, जो कि खुद एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसका कंफर्मेशन एमनियोसेंटेसिस से होता है, यदि वो पॉजिटिव आता है तो क्या आप एबॉर्शन करा लेंगे? नहीं कराना चाहिए जब तक कि आप उसको एमनियोसेंटेसिस से कंफर्म ना कर लें। यदि डुअल मार्कर पॉजिटिव आया है और NIPT नॉर्मल आया, तो क्या आप NIPT को मान के प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे? आपको डर रहेगा, तो आपको फिर से एमनियोसेंटेसिस करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि कोई भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट यदि आप करा रहे हैं, तो दूसरे स्क्रीनिंग टेस्ट से उसको कंफर्म मत करिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट एमनियोसेंटेसिस से करिए। सर, एंटी स्कैन में एंटी की नॉर्मल रेंज क्या होती है? ये क्वेश्चन का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। एंटी कभी नॉर्मल नहीं बोलते हैं, उसका एक परसेंटाइल होता है, और एंटी का जो बच्चे का गर्दन के पीछे का जो हम यहाँ पर जो इसकी नाप देखते हैं, इसको न्यूकल थिकनेस बोलते हैं, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी बोलते हैं। ये न्यूकल ट्रांसलूसेंसी बच्चे के लंबाई, मतलब
CRL के हिसाब से डिसाइड होती है। CRL का मतलब होता है आजकल जेस्टेशनल एज, मतलब कितने दिन का बेबी है, कितने वीक्स का। उस वीक के हिसाब से एंटी की एक रेंज बनती है। उस रेंज में यदि वो कितने दूर में आ रहा है, 5th परसेंटाइल के नीचे जा रहा है कि 95th के ऊपर जा रहा है पर्टिकुलर जेस्टेशनल एज में, उसको हम नॉर्मल या एबनॉर्मल बोलते हैं। पर किसी को हम एंटी को नाप के बोले ये नॉर्मल है, ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर यदि एंटी मोर देन 3 सेंटीमीटर हो जाए, मोर देन 3 mm हो जाए, तो ये वाला मान के चलते हैं कि ये 99th परसेंटाइल के ऊपर चला गया, तो ये एंटी हाई माना जाता है, हाई रिस्क माना जाता है। पर केवल एंटी को नॉर्मल बोलना ठीक नहीं होता। सर क्या CVS टेस्ट में मिसकैरेज के ज़्यादा चांसेस होते हैं? मैंने जितने भी CVS अभी किए हैं, और आप यदि लिटरेचर देखेंगे तो एमनियोसेंटेसिस और CVS का एबॉर्शन रेट सेम है। और जो अभी तक बाय गॉड्स ग्रेस जितने भी एमनियोसेंटेसिस और CVS किए हैं उसमें किसी में भी एबॉर्शन नहीं हुआ। तो एबॉर्शन को लेके बहुत ज़्यादा डरना ठीक नहीं है। CVS एक बहुत अच्छा मेथड है, टेक्निकली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं रेगुलरली करता हूँ। उसमें रिजल्ट और रिपोर्ट 3.5 महीने के भीतर मिल जाती है। डुअल मार्कर पॉजिटिव NIPT नॉर्मल क्या करें? डुअल मार्कर पॉजिटिव NIPT नॉर्मल। अगेन आई एम टेलिंग यू दी NIPT क्यों कराया, क्योंकि डुअल मार्कर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और NIPT भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो आप NIPT के स्क्रीनिंग टेस्ट को नेगेटिव यदि माना तो डुअल मार्कर पॉजिटिव क्यों आया, आप अगेन यू आर इन ए ट्रैप। इट इज़ बेटर टू गो फॉर एमनियोसेंटेसिस फॉर कंफर्मेशन। Any problem with the baby where there is a expression of high risk either by dual marker or NIPT or quad marker or by ultrasound, always go for amniocentesis. If you go for amniocentesis, always go for 5 probe, that is 5 chromosome plus chromosomal microarray low resolution. थैंक यू वेरी मच। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको शेयर भी करिए। हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ने से हमें बहुत एक आंतरिकता और एक प्रेरणा का महसूस होता है। थैंक यू वेरी मच।